गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 25 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण कवर करता है। साथ ही साथ आज का संपादकीय भी देखेंगे, जिससे आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस के टॉपिक को कवर कर सके। साथ ही साथ आज हमारा 292वां एपिसोड है, क्लास है, तो आप इस लगातार हमारे साथ बने रहिए। यह वीडियो YouTube पर बिल्कुल फ्री है, बल्कि साथ ही साथ आप इसे देख सकते हैं 599 के पैकेज के साथ। आप लोग को PDF प्लस इसका जो टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमसे जुड़िए, और जो अभी तक नहीं जुड़ सके हैं उस जुड़ने का ज़रूर प्रयास कीजिए, ताकि आप करेंट से संबंधित सारी चीज़ों को कवर कर सके, उसके कोर पॉइंट से संबंधित चीज़ों को कवर कर सकें। चलिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कौन से टॉपिक पर। तो हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया है। हाल ही में वीवीपैट को लेकर चल रहा है, विवाद चल रहा था, जिस पर चर्चा परिचर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। उसी पर कुछ बातें उभर कर सामने आई है। मैंने लास्ट जो न्यूज़ एनालिसिस किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब तक चुनाव सुधार के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, उस पर एक आर्टिकल आप लोग को दिया था। तो उसे लगातार आप लोग उसे ऐड डाउन करते रहिएगा, ताकि आप लोग सारी चीज़ों को कवर कर सकें। दूसरा चीज़ देखेंगे, विरासत टैक्स चर्चा में क्यों है, इसे हम लोग देखेंगे। साथ ही दुष्कर्म पीड़िता के हित में निर्णय आया है। कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा लगातार इस प्रकार के कुछ नियम आते हैं, जिससे सामाजिक न्याय कॉन्सेप्ट को हम लोग स्थापित करते हैं। सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्थापित करते हैं, प्लस मानवाधिकार के नियम को स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार के जो नियम आते हैं, इस प्रकार के जो निर्णय आते हैं, किस प्रकार से यह स्थापित होता है, तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगले टॉपिक में देखेंगे, फल और सब्जी विक्रेताओं को मिला सबसे अधिक कर्ज, किस योजना के तहत? PM स्वनिधि योजना के तहत। इसके एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। उड़ीसा में मध्यम दूरी की नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो इसे PT फैक्ट के तौर पर हम देखेंगे। साथ ही साथ इंडोनेशिया में प्रोबो सुबियांतो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं, घोषित हुए हैं, तो इसे PT फैक्ट के तौर पर देखेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय होगा युगेन, तो यह PT फैक्ट इस पर नज़र रखेंगे। आज का संपादकीय है, रेवड़ी संस्कृति पर आर्थिकी का क्या असर पड़ता है, इसके लाभ के देखेंगे, हानि के पक्ष को देखेंगे, और देखेंगे कि इससे भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित होगा या असुरक्षित होगा। इसके पक्ष और विपक्ष में हम लोग बातें समझने का प्रयास करेंगे। तो इतने एस्पेक्ट को न्यूज़ आज कवर कर रहा है, तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति आइज को सपोर्ट बनाए रखिए। इस बार कोड से आप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आइज का ऐप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉमेंट सेक्शन बॉक्स, सभी जगह लिंक दिए रहते हैं। युक्ति आइज का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। जो भी सुविधाएँ दी जा रही है, जो भी टेस्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, उसका लाभ ज़रूर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बार कोड को स्कैन कर। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in पर, जो हमारा वेबसाइट है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक हमारा पहुँचे। चलिए, न्यूज़ पर हम लोग आते हैं। डायरेक्ट न्यूज़ पर आएंगे तो देखेंगे कि वीवीपैट से 100% मिलान पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही है, जिरह हो रहा है। तो उसी में एक बात उभर कर सामने, हम अर्थात सुप्रीम कोर्ट यह बात बोल रहा है कि हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे बातें की गई। देखिए क्या हुआ कि पीठ में याचिकाकर्ता ने कहा कि हम, याचिकाकर्ता कौन है? ADR, जो रिफॉर्म्स संगठन है, NGO है, वो कहता है कि हम संदेह के आधार पर कोई आदेश जारी नहीं नहीं कर सकते हैं। इनको किसने कहा? पीठ के द्वारा इन ADR जो याचिकाकर्ता, उनको कहता है कि जिस रिपोर्ट का आप भरोसा कर रहे हैं, उसमें कहा गया है अभी तक सेंधमारी नहीं, कोई घटना नहीं हुई। कहने का अर्थ यह है कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट, जिससे क्या होता है कि जो वोट आप लोग डालते हैं, उसका एक रसीद निकलता है, जिसमें कुछ ब्यौरा दिया जाता है, कुछ जानकारी रहती है। उसका मुख्य उद्देश्य रहता है, जो वोट आप EVM के मशीन के तहत दिए हैं, EVM के तहत जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को दिए हैं, इस पैड में उसका ब्यौरा होता है। तो यह सत्यता की जांच होती है। तो मांग यह है ना
कि सत्यता की जांच करने के लिए चुनाव आयोग के जो सक्षम पदाधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं बूथ पोलिंग बूथ पर, तो वो रेंडमली किसी पैड का चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 वोट दे दिया गया या 1000 वोट दे दिया गया, मान लीजिए इसमें से कुछ 10 का क्या करें, रेंडमली आप लोग निकाल कर चेक कर लिया जाएगा 10 वोट को कि वीवीएम में जो वोट दिया गया और आपको वीवीपैट में जो रसीद में जो आया है दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको इस रेंडमली चेकिंग के दौरान होती है, जिससे यह तय होता है कि वोट वैधता है। मांग यह किया जा रहा है कि जितने भी वोट पड़े 1000 वोट की गिनती होनी चाहिए प्रत्येक बूथ पर। जो मान लीजिए 1000 बूथ किसी बूथ पर वोट मतदान हुआ है तो 1000 का होना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में सोच के देखिए कितनी मतदाता होंगे, मतदान कितने होंगे। तो यह हो रहा है कि सभी की जांच होनी चाहिए। पर चुनाव आयोग बोलता है कि देखिए, चुनाव आयोग की बोल रहा है कि जो भी अभी तक वीवीपैट के जो मामले हैं जिस पर आशंका बताई गई है, आशंका की गई है, उसकी जांच के दौरान 0% क्या हुआ है, 0% सत्यता की हुई है। अर्थात जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हुए हैं, आरोप जो लगाए गए हैं वो गलत हुए हैं। यही कहने का मतलब है चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बातें की गई। तो इसी प्रकार से बोला जा रहा है किसी भ्रमवश, जैसे अभी हाल ही में केरल का मुद्दा आया, 2 दिन पहले का ही था, इसी मामले से जुड़ा हुआ। केरल में ये बात हुई कि एक पोलिंग बूथ में क्या हुआ, एक पोलिंग बूथ में, केरल के एक पोलिंग बूथ में बोला गया कि वहाँ से है ना कि जो वोट पड़े हैं और जो वीवीपैट से जो जांच किया गया उसमें एक वोट क्या हुआ, भाजपा को, बीजेपी को अधिक पड़ गया। ये किसी न्यूज़ चैनल ने क्या कर दिया, चला दिया। इसी को आधार बना के जो एडीआर का जो वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका के दौरान, इसी सुनवाई के दौरान ये बातें रख दी, तथ्य रख दिया। देखिए साहब, यह मामला फिर से आया है। पर जब सत्यता की जांच हुई, डीएम स्तर की जांच कराई गई इसमें, तो ऐसी कोई सत्यता पाई नहीं गई। अर्थात यह गलत फेक न्यूज़ था जिसको ये आधार बनाई। तो इसी आधार पर यह बातें उभर कर सामने आई कि आप भरोसा करें किसी भी मामले को लेकर, किसी के सुनवाई बातों पर आकर क्या करना, हम चुनाव आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकते। इससे पहले कुछ दिन पहले भी ये बात सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर क्या करना होगा, भरोसा करना होगा। क्योंकि भरोसा नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, जो स्थापित संस्थाएँ हैं वो कैसे बेहतर कार्य करें। इसी सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट फिर बोलता है कि यदि आपको लगता है कि विचार प्रक्रिया पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, यही विचार बदलने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह सामने आ रही है, जो भी चुनाव आयोग के द्वारा तथ्य रखे जा रहे हैं और जो आम लोग जो विचारधारा बनाए हुए हैं कि जो ईवीएम है वो क्या करता है, गलत वोटिंग करता है। तो यह अफवाह जो है क्रम में यही मामला पूरा चल रहा है। इस पर जो भी फैसले आएंगे वो अंतिम रूप से निर्णय करता होगा कि संवैधानिक मंचों पर कैसे लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। देखिए, यह बहुत बड़ा सवाल इस निर्णय से उभर कर सामने आएगा कि हम टीआरपी के माध्यम से, टीआरपी किसी प्रकार का टीआरपी होता है, केवल ध्यान रखिएगा मीडिया के लिए टीआरपी नहीं होता है, व्यक्ति का भी टीआरपी होता है कि उसे लोग जाने। लोकल न्यूज़ जो होते हैं, लोकल न्यूज़, उसके लिए भी टीआरपी होता है, संस्था के लिए भी टीआरपी होता है। बहुत से संस्था काम करते हैं, एनजीओ, तो अपने फ्लोअर बढ़ाने के लिए, अपने अनुसरणकर्ता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो उससे संवैधानिकता की जांच नहीं हो सकती है ना। संवैधानिकता के लिए, जांच के लिए आपको तथ्य देने होंगे, आंकड़े देने होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को मामले को लेकर ओपन चैलेंज दे रखा है सभी को, फिर भी कोई लोग इसे क्या करते, प्रूव नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए नेशनल न्यूज़ पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग को यह कवर जरूर करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि इस प्रकार के जब भी चर्चा होती है ना, तो न्यूज़ में के साथ साथ आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, एक है कि मामला यह है कि इंडियन ओवरसीज़ के जो कांग्रेस के चेयरमैन है सैम पेत्रोदा,
उन्होंने अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लगाने की वकालत की है। देखिए, इसके राजनीतिक पक्ष अलग हो सकते हैं, राजनीतिक पक्ष अलग हो सकते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हो सकता है। इसका पक्ष विपक्ष, जैसे मान लीजिए कांग्रेस बोल रही है इसको लाएंगे, कांग्रेस के जो नेता है इनको बोल रहे हैं लाएंगे, बीजेपी बोल रही है इसका अलग मतलब निकाल रहा है, इसका एस्पेक्ट अलग हो सकता है। पर एग्ज़ाम ओरिएंट से आपके लिए विरासत टैक्स चर्चा में है, तो इसे ज़रूर आप जानने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके संदर्भ को समझते हैं। तो देखिए, भारत की विरासत टैक्स लगाने की वकालत की, उनका कहना है कि संपदा का पूर्ण वितरण आम लोगों के हित में है, इससे आय की असमानता दूर करने की मदद मिलेगी। आइए जानते हैं अमेरिका के विरासत टैक्स सिस्टम में कैसे काम करता है। ये सब न्यूज़ में आपको चर्चा हो रही है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में विरासत टैक्स का क्या टर्मिनोलॉजी है, किस प्रकार से वो उपयोग में आता है। तो अमेरिका क्या करता है, विरासत टैक्स स्टेट टैक्स है। तो क्या है, अमेरिका में जो विरासत टैक्स है, तो किस प्रकार का टैक्स है, एस्टेट टैक्स है, अर्थात राज्य की संपत्ति टैक्स लगाने की है। और आप लोग को पता है कि अमेरिका राज्यों का एक संघ है, राज्यों से बना एक संघ है, वो कभी भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं। पर भारत में क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है? नहीं, भारत में राज्य से संघ, राज्यों के द्वारा संघ जो बनाया गया है, वो राज्य एक बार संघ में शामिल हो गए उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, पर अमेरिका में बाहर निकल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। यह टैक्स जो मृतक होते हैं व्यक्ति के जायदाद से मिलने वाली संपत्ति या पैसे पर लगाया जाता है। मान लीजिए स्टेट टैक्स यह है जिसमें कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 1,000 रुपया का, मान $1,000 से हिसाब से देख लीजिए, डॉलर वहाँ होता है। कोई $10,000 है किसी पास संपत्ति, किसी पास एक लाख क्या है डॉलर इसके पास संपत्ति है। मृत व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, मृत व्यक्ति की। तो इसमें मान लीजिए विरासत टैक्स लाभार्थी को चुकाना होता है। इस पर जो टैक्स लगेंगे इस व्यक्ति के आधार पर, तो इसमें मान लीजिए 2% का टैक्स लग गया। तो जो टैक्स होगा ना इसका 2% कितना हुआ, $20 हुआ। इसी के अनुपात में ये टैक्स कौन पे करेगा, इसका जो संपत्ति करता होगा, जो संपत्ति जिसको हस्तांतरण होगा उसको यह टैक्स देना होगा। पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ध्यान रखिए 2021 तक अमेरिका में सिर्फ 6 राज्य, अयोवा, कुटेकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में विरासत टैक्स लिया गया। टैक्स के दर और टैक्स में छूट के नियम हर राज्य में अलग अलग है। तो इस कहने का अर्थ है अलग अलग वहाँ पर प्रवृत्ति अपनाई गई है टैक्स अधिग्रहण का। कुछ राज्य उत्तराधिकारी के कुछ खास वर्गों को विरासत टैक्स में छूट देते हैं, परिवार के करीबी सदस्यों की संपत्ति का हस्तांतरण टैक्स दर में काम करते हैं। अब मान लीजिए ऐसे मान लीजिए 10 लाख परिवार, ऐसे 10 लाख मृतक हैं जिन पर संपत्ति टैक्स लग रहा है। तो क्या होता है कि ये जिंदा जब तक था तो भी वो टैक्स दे रहा था, और मरने के बाद भी हस्तांतरण टैक्स वो देता है, तो जिसका वो आपूर्ति जिसको यह संपत्ति हस्तांतरण होता है। तो इस प्रकार से दोहरी लाभ प्राप्त होता है। तो यही बात यहाँ पर अमेरिका के संदर्भ में भारत में किया जा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे उस पर, क्या हमारी संस्कृति सेम है जिसके आधार पर हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं या नया टैक्स लाग सकते हैं। अमेरिका में विरासत टैक्स की दरें क्या है, देखिए। अब विरासत टैक्स की दरें संपत्ति की नकद में 1% से कम और 20% तक हो सकती है, जो सभी राज्यों में अलग अलग है। इसी फार्मूले के आधार पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हालांकि टैक्स की गणना एक तय सीमा से अधिक संपत्ति की कीमत पर की जाती है। एक तय सीमा, मान लीजिए एक तय सीमा निर्धारित कर दी गई। उदाहरण के लिए $10 लाख से अधिक की विरासत संपत्ति मिली, संपत्ति पर तय प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा। अर्थात जो हस्तांतरण हो रहा है वो $10 लाख से अधिक का हस्तांतरण क्या हो रहा है, मृतक व्यक्ति से उसके जो वारिस है उसको हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को $30 लाख मूल्य की संपत्ति विरासत में मिल रही है, बाकी $20 लाख टैक्स लगाया जाएगा, अर्थात केवल 10 लाख ही उसे प्राप्त होगा। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही भारत में क्या है, भारत में कैसे वसूला जाता है विरासत टैक्स। 40 वर्ष पहले भारत में भी इसी तरह के टैक्स सिस्टम लागू थे। ऐसे ड्यूटी कहा जाता था, क्या दिया था, स्टेट ड्यूटी से कहा जाता था। अब इसी तरह से 1953 तक ये लागू किया गया था। 1985 में टैक्स खत्म कर दिया गया। मृतक व्यक्ति को उत्तराधिकारी को संपत्ति का हस्तांतरण या टैक्स लगाया जाता था। टैक्स मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई जायदाद का कुल संपत्ति पर लगता था, उसका उत्तराधिकारी एक तय प्रतिशत टैक्स को चुकाना होता था। तो ऐसा नहीं कि भारत में पहले लागू नहीं था,
भारत में भी सेम पैटर्न से आधार पर जो अमेरिका में पैटर्न है, यहाँ पर बस अंतर यह था कि यहाँ पर अलग अलग दरें तय थी। अमेरिका में अलग अलग दरें हैं अलग अलग राज्यों में, पर यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं। एक टैक्स दर था यहाँ बनाया हुआ था जो 1985 तक कायम था। तो जिसको पुनः सैम पेत्रोदा जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा बातें की जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, इसके लाभ और हानि के पक्ष को देखिएगा, लाभ और हानि के पक्ष को देखिएगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे हम लोग, विरासत टैक्स को। अब इसके लाभ को देखेंगे और हानि को देखेंगे। देखिए, इससे लाभ क्या होगा, आय सृजित होगा, राज्यों को आय सृजित होगा। दूसरा, टैक्स आएगा तो क्या होगा, निवेश की सीमा बढ़ेगी, निवेश लोग बढ़ाएंगे, राज्य निवेश करेगा। तीसरा, जो टैक्स की है ना, टैक्स का हस्तांतरण बेहतर तरीके से लीगली होगा, यानी कानूनी तौर पर होगा। तो यह हमें पता होगा, संपत्ति जो है, संपत्ति का वितरण कैसे हो रहा है, यह हमें से इसकी जानकारी प्राप्त होगी। तथा लोगों के वित्त प्रबंधन पर हमें नज़र पड़ेगी, इस तरह से जानकारी। हानि क्या होगा, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा टैक्स पेयर पर, जो टैक्स इस पर लगा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो क्या होगा, इससे भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाएगा, बहुत से पैसे भ्रष्टाचार, प्रशासनिक और सामाजिक भ्रष्टाचार को जन्म होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार, जो पैसे बचाने के लिए जानते हैं इंडियन के लोग क्या क्या करते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, भ्रष्टाचार होगा। फिर नए स्लेब बनाने होंगे हमको, नए स्लेब हमको बनाने होंगे टैक्स दरों का। जब हम किसी प्रकार का टैक्स ले रहे हो तो उसके लिए स्लैब निर्धारण होता है। फिर उसके बाद जो आपको आयकर विभाग है, आयकर विभाग, उसको अलग विंग बनानी होगी इसके लिए। इस प्रकार से प्रशासनिक हानियाँ आपको उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर बात क्या होगा कि क्या होना चाहिए, यही ना, क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसके संदर्भ में समझिए। इसके लिए आप एक कमेटी बैठा सकते हैं, समिति बना सकते हैं। वो रिपोर्ट देगा क्या वर्तमान समय में इस प्रकार के टैक्स को हम क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप समिति को यह अनुशंसा दे सकते हैं। जो अनुशंसा दे उसका सामाजिक स्तर पर देखिए, क्योंकि 53 में था, इसको हटाया गया, तो बहुत से एस्पेक्ट उभर कर सामने आ जाएंगे ना। इसी प्रकार से बहुत से टैक्स पर पुनः चर्चा के कारण बन जाएंगे कि और भी टैक्सेज है जिसको पुनः वित्त आपको जीवन करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो सामाजिक आर्थिक आपको क्या करना होगा, इसका आकलन करना होगा। क्योंकि यह मामला क्या है, विरासत के मामले में है। हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, ये सब प्रकार को समझना होगा। कुल मिलाकर भारतीय परिदृश्य में इसे समझने की आवश्यकता होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ भी अपडेट होगा हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ओवरसीज सिटीजनशिप की चर्चा हो रही है, तो इसको भी लगे हाथ आप लोग जानकारी ले लीजिए कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जिसे OCI कहते हैं, कि श्रेणी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। यह नवीन अवधारणा, इससे पहले बहुत से अवधारणाएं, पहले NRI फिर POI कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अब क्या है, OCI अर्थात ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया के तौर पर इसे जाना जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा OCI एक ऐसे व्यक्ति रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत के नागरिक बनने योग्य था। अर्थात कब का डेट दे रहा है, 26 जनवरी 1950 का डेट यह देता है, या 15 अगस्त 1947 याद रखिएगा के बाद भारत का हिस्सा बनने किसी भी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता जो अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता, जो नागरिकता से संबंधित पात्रता है, नागरिकता को प्राप्त करने का उससे संबंध वो रखता हो, या किसी ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जिसके माध्यम से वो उसके मानदंड को पूरा करता है जो योग्यता से संबंधित निर्धारण करता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसी तरह OCI कार्ड नियमों की धारा 7(1) के अनुसार एक आवेदक OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा यदि वो उसके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी कभी भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी ऐसे नागरिक रहे हों जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया। अब भारत पाकिस्तान कहने का अर्थ क्या है कि भारत से ही अलग दोनों राष्ट्र हुए हैं, इसलिए इसके संदर्भ में जो योग्यता का निर्धारण यह किया गया नागरिकता के लिए, यह शामिल होगा, या
फिर भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचित किया जाएगा, मान लीजिए भारत कल श्रीलंका के लिए, मालदीव के लिए, नेपाल के लिए ऐसा कुछ धारणा ला ली आएगा, तो ऐसे राज्यों के लिए भी, ऐसे देशों के लिए भी यह OCI कार्ड के लिए नियम कानून बनाए जा सकते। कहने का अर्थ यही है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद, उससे पहले क्या था, NRI था। तो अनिवासी भारतीय को क्या कहा जाता था, NRI कहा जाता था। ऐसे भारतीय पासपोर्ट धारक होता था जो किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 दिन भारत के किसी अन्य देश में रहता है। तो यह धारणा याद रखनी है आप लोग को। NRI को वोट देने का अधिकार होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें केवल वही आय भारत में कर योग होती जो वे भारत में कमाते थे। भारत के बाहर जो भी पैसा कमाते थे उन पर उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। भारत में जो पैसा कमाते थे उनसे उस पर टैक्स लिया जाता था। अब उसके बाद NRI के बाद PIOS बनाया गया, जिसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा गया, भारतीय मूल का व्यक्ति कहा गया। ऐसा व्यक्ति जो जन्म या वंश से भारतीय तो है परंतु वो भारत में रहता नहीं है, भारत के बाहर वो रहता है। जन्म उसका भारत में हुआ है पर वो भारत से बाहर रहता है अभी वर्तमान में। वो कारण बहुत से हो सकते हैं, कमाने के लिए हो सकता है, अपने शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हो सकता है, और भी कारक हो सकते हैं। जैसे PIO जो है जिनके पास है बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा किसी अन्य देश के पासपोर्ट था तो पहले वो पहचान पत्र जारी किया जाता था। तो ऐसी धारणा PIO के पर्सन ऑफ ओरिजिन के तौर पर, इंडियन ओरिजिन के तौर पर देखा जाता था। इसकी वैधता 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड की योजना को वापस ले लिया और क्या किया, OIC के कार्ड में मिला दिया। अर्थात जो OIC जो कार्ड बनाया गया था 2005 में से जो लागू किया गया था, 2015 में इसमें मर्ज कर दिया क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, अर्थात PIO कार्ड को। तो वर्तमान में OCI कार्ड ही चल रहा है, जिसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर हो गया सारी बातें। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, हाल ही में एक उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या बातें की गई है, 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिस पर न्यूज़ भी आया था। और शायद मैंने वो न्यूज़ कवर नहीं कर सका, कारण था कि कुछ मामले बन गए थे जिसके कारण उस दिन ज़्यादा न्यूज़ हो गया था, जिसके कारण मैंने नहीं किया था। पर ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोला गया, 30 सप्ताह के गर्भ गिराने की अनुमति दी है। हालांकि आपको क्या है कि पहले 20 से 14, ध्यान रखिएगा, कुछ संदर्भ समझने का प्रयास कीजिएगा। यह आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, यह दुष्कर्म पीड़िता के हित में निर्णय आया है और इस पर गर्भपात का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है। तो ध्यान रखिएगा यह इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है। 2 प्रकार का मानवाधिकार, एक पीड़िता का, एक गर्भ में पल रहे बच्चे का। गर्भ में पल रहे बच्चे का भी मानवाधिकार है। तो न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट न्याय किसका होगा, बच्चे, घर में बच्चे धारण करने वाले बच्चे का होगा या पीड़िता का होगा। यही प्रश्न चिन्ह हमेशा होता रहता था, इसी पर विवाद चलता रहता था। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें समझिएगा पहले, उसके बाद इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में पहली बार वर्ष 1971 में गर्भपात कानून पारित किया गया। तो कब किया गया, प्रथम बार याद रखना वर्ष 1971 में, जो MTP एक्ट 1971 नाम दिया गया, गर्भपात निरोधन, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तौर पर जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, MTP एक्ट, याद रखिएगा, यह बोला जाता है। 1971 नाम दिया गया। इस एक्ट में वर्ष 2021 में संशोधन किए गए। तो दूसरा घटनाक्रम कब देखा जाता है, 2021 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। 20 सप्ताह के जगह पहले क्या था, 20 सप्ताह के गर्भपात को वैध माना जाता था। फिर इस संशोधन करके 24 सप्ताह बनाया गया, 24 सप्ताह के गर्भपात को वैध माना गया। अब ध्यान रखिएगा, अब गर्भपात करा सकती थी। एक्ट में 24 सप्ताह से अधिक गर्भ गिराने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में थी, जिस पर कुछ महीने पहले आपको दिसंबर या अक्टूबर के आसपास चर्चा हुआ था कि जो
जो निर्धारित गर्भपात का जो स्थिति है उसके अतिरिक्त भी कोई कारण बन सकते हैं, तो उसमें कारण दिया गया था विशेष परिस्थितियों का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बातें भी की थी कि विशेष परिस्थितियों में भी अगर 24 सप्ताह से अधिक का गर्भ ठहर जाता है तो विशेष परिस्थिति में उसको गिराया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, कोई पीड़िता इस प्रकार से हो जाती, दुष्कर्म पीड़िता विशेष परिस्थिति में मान लीजिए वो क्या होती है, मानसिक विकार का शिकार हो जाती है, उसकी जान पर बन जाती है, किसी प्रकार का मानसिक असंतुलन उसके साथ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के राय पर वो इसे अनुमति दे सकता था कि 24 से मान लीजिए 28 सप्ताह हो गया, 30 सप्ताह हो गया, और माँ जो बन रही है वो महिला किसी प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित हो जाती है, इस प्रकार की घटना अगर होगी तो उसे विशेष परिस्थिति में अनुमति होगी। हाल ही में 28 सप्ताह का एक नियम आया था जिस पर मैंने न्यूज एनालिसिस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखनी है कि कैसे यह मानवाधिकार के कॉन्सेप्ट का उल्लंघन करते हुए भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जीवित है उसके कॉन्सेप्ट को जीवित जो है उसके अधिकारों को संरक्षित करना, उसके अधिकारों को सुरक्षित करना। अब देखिए, वस्तुतः अजनबी और रिश्तेदारों द्वारा नाबालिगों का यौन शोषण या दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती है। कई मामलों में नाबालिग लड़कियां गर्भवती हो जाती है और बच्चियां कम उम्र के होने का यौन शोषण के कारण क्या होता है, दुष्कर्म द्वारा हो रहे अपराधों का अनजान होती है और इसलिए वो डरे चुपचाप होती है। पर इन मामलों में नाबालिग लड़कियों के अभिभावक गर्भावस्था के देर से पता चलता है और ऐसी घटनाएं नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया गया था, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो फॉर सेक्सुअल ऑफेंस बोला गया था, जिसे पॉक्सो एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, पॉक्सो एक्ट भी साथ में काम करता है, जिसमें यह बोला था यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होगा, पॉक्सो एक्ट। तो यह चिंता का विषय है कि इतने कड़े कानून होने के बाद देश में नाबालिग लड़कियों दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 30वें हफ्ते गर्भपात कराने की अनुमति देने स्वागत योग्य फैसला सुनाया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले 28 माह के गर्भपात वाला भी न्यूज़ कवर किया था, ये 30 माह वाला भी है। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए इंटरव्यू बोर्ड में कि अगर ऐसे मामले में अगर दुष्कर्म मामले में अगर 30 सप्ताह का कोई गर्भपात करा रहा है तो क्या वे वैध है, तो आपसे पूछेगा क्या वह वैध है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल वैध होगा सर, वैध होगा। कारण उसके बताने होंगे न्यायालय के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, वर्तमान स्थापित प्रक्रिया। ये डेट बताइएगा, 20 सप्ताह, फिर उसका 24 सप्ताह, फिर 28 सप्ताह, फिर 30 सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट बताइएगा कि पहले आपको 20 सप्ताह बोला गया, फिर 24 सप्ताह बढ़ाया गया, फिर 28 सप्ताह, फिर 30 सप्ताह। तो यह जो आधार मैंने बताया था ए और बी का, जो पीड़िता और बच्चे का, उसमें जो मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट लागू होता है, तो न्यायालय द्वारा जो समय स्थिति के अनुसार सम्यक निर्णय दिया गया उसके आधार को बताने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्या हुआ, सबसे ज़्यादा फल और सब्जी विक्रेताओं को क्या मिला, सबसे अधिक कर्ज। कोविड काल में आप लोग को पता है पीएम स्वनिधि योजना लाया गया था, जिसमें आवंटित 7% से अधिक धनराशि का उपयोग 31 मार्च तक कर लिया गया। अब देखिएगा, ध्यान रखें, इस योजना को जून 2020 में लॉन्च किया गया था और 23 अप्रैल तक इसमें लगभग 84.51 लाख से अधिक कर्ज बांटे गए। सोच के देखिए, 84.51 लाख, लगभग 84 लाख आपको ध्यान रखना कि अधिक कर्ज बांटे गए, जिसमें अब तक 30.11 लाख से अधिक ऋण चुकाए जा चुके हैं। तो यह भी रिकवरी हो रहा है इसके संदर्भ में। अब ध्यान रखिएगा, इसका सबसे अधिक लाभ फल और सब्जी विक्रेता रेडी वाले लोगों को प्राप्त हुआ। आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2027-28 तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 20,009.649 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ कर लीजिएगा। देखिए, पेपर में भी करेक्शन होता है, 27-28 लिख दिया यहाँ पर, अभी 24-25 ही चल रहा है, तो थोड़ा सा करेक्शन इसे कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, ईरर होता है, ह्यूमन ईरर होता है ये सर। उसका कुल परिव्यय
31 मार्च तक लगभग कितना है 12,062.660 करोड़ रुपया राशि उपयोग किया जा चुका है। ये सब गारंटी दी गई। अब यह पीटी फैक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, सरकार की योजनाओं के संदर्भ में कोई केस स्टडी देना हो ना, केस स्टडी या उपलब्धियां बतानी हो तो इसके द्वारा जो लाभ प्राप्त हुए पीएम स्वनिधि योजना के तहत, तो उसका क्या करना, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे रख सकते हैं। तो आप अच्छा मेंस आंसर राइटिंग आप लोग कर सकिएगा। मेंस का प्रोग्राम में आप शामिल कीजिएगा इसे। कहीं भी प्रश्न पूछे सरकार की उपलब्धियों के बारे में, उससे लाभ क्या हुआ, तो इस प्रकार के जो योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखता है उसको रेखांकित जरूर कीजिएगा। और मुझे पीटी फैक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। फिर एक न्यूज आया है, इस पर मैंने पूरा होलिस्टिक आप लोगों को नोट्स दे रखा है। आपको लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें दिया था और कुछ दिन पहले भी लास्ट वीक में दिया था कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, किस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किनको किनको प्राप्त हो चुका है, तो उसको न्यूज़ अच्छे से कवर कर। जिनको नहीं प्राप्त हुआ है तो उस पैकेज को ज्वाइन कर लीजिए। सारे PDF आप लोगों को दिए रहते हैं। न्यूज़ में जो दिया गया उसे एक बार न्यूज़ कवर कर लीजिए। अग्नि प्राइम मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन, उसे एडवांस नई मिसाइल दी गई है, इस पर मैंने चर्चा किया था। अग्नि, इसके साथ एक मिसाइल कॉन्सेप्ट के साथ PATNA पटना कॉन्सेप्ट चलता है। ये क्या है पटना, मुझे बताइएगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में। मैंने इस पर आप लोगों को न्यूज़ कवर किया। पटना कॉन्सेप्ट क्या है ना, बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है उसमें बात की जाती है, तो आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा। मिसाइल परियोजना के तहत उम्मीद करता हूँ यह सब उत्तर आप लोग दे पाइएगा। देखिए थोड़ा सा पिक्चर अपडेट हो गया है। तो इंडोनेशिया के प्रोबो सुबियांतो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो आप इसे न्यूज़ याद रखिएगा, 24 अप्रैल को इनको घोषित कर दिया गया, यही है। तो इसके अतिरिक्त आपको इंडोनेशिया के संदर्भ में कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्या इंडोनेशिया के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, 1700 अधिक द्वीप समूह इसमें शामिल होता है। और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भारतीय और प्रशांत महासागर के स्थित है। भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। और यह क्षेत्र रीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। जो जानकारी आप लोगों को लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत बताई जाती है, हिंद प्रशांत कॉन्सेप्ट में दक्षिण पूर्व एशिया का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो सभी जगह यह न्यूज़ में रहता है। पहले डच का यह क्या था, डच ईस्ट इंडीज़ क्षेत्र हुआ करता था। इंडोनेशिया ने वर्ष 1945 में नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और यह विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला भी देश है। तो इसे जानकारी पीटी फैक्ट याद रखना है। उसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी रखनी है, जैसे द्वीप समूह कौन कौन से, सुमात्रा, जावा, सेबल्स, बोर्निया, बाली इत्यादि इसके द्वीप समूह महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। राजधानी कौन है, जकार्ता है। नोट याद करना है, भारत और इंडोनेशिया उन देशों में से एक है जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के भी सदस्य है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसके सदस्य देश कौन कौन से। इस कम से कम इतने 3 आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर लिखिएगा और प्रयास कीजिए लगातार लिखने के लिए। वर्तमान में इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, इंडोनेशिया के पास है। तो ध्यान रखिएगा, इसके न्यूज़ एनालिसिस के तौर पर भी शामिल कीजिएगा आप लोग। चलिए ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है, इस सब पर आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा, इस पर मैं चर्चा करता ही रहता हूँ। अब दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा युगेन। तो दिल्ली में यह बनने वाला है युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बनने वाला यह नया संग्रहालय 1.17 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इसमें भूमिगत तल और 3 मंजिला 950 कमरे होंगे, जो आपको फ्रांस के शीर्ष अधिकारी और विशेषज्ञों टीम इस दिशा में अगले कदम के तौर पर चर्चा करें। ये सब बातें हो रही है। अब ध्यान रखिएगा कि यह संग्रहालय आपको पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो दिल्ली में बनाया जा रहा है युगेन के नाम से। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए यह जो आजकल जो चर्चा में है, संपादकीय में जो न्यूज़ में चर्चा में है, उस पर एक न्यूज़ आया जिसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। रेवड़ी संस्कृति पर लगातार हम लोग चर्चा करते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो डी सुब्बा राव का न्यूज़ भी मैंने आप लोगों को कवर किया है। उन्हीं के न्यूज़ को आधार बना के आज के लेखक जो है रेवड़ी संस्कृति आर्थिकी असर की बात कर रहा है। तो उस दिन में मैंने बताया था रेवड़ी संस्कृति के संदर्भ में कुछ बातें आपको समझनी होगी। बहुत ही बारीक अंतर है किस प्रकार से जो योजनाएं सरकार लाती है,
कल्याणकारी योजनाएं लाती है और रेवड़ी जिसे हम फ्रीबीज बोलते हैं उसके बीच बहुत ही महीन अंतर है। अगर हम इसके ऊपर होंगे सामाजिक कल्याण योजनाओं के तो इसे हम योजना में खर्च करते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, हम लोग सब्सिडी देते हैं तो कल्याणकारी योजना का तहत। पर इसके नीचे जैसे ये बाउंड्री में आते हैं तो यह रेवड़ी कहलाती है। किस प्रकार से? किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसमें राजनीतिक मंशा छुपी होती है तो यह रेवड़ी के संदर्भ में आती है। तो इसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि हमारी राजनीति ऐसी आर्थिक योजनाओं से भरी, चाहे उनमें मुफ्त की रेवड़ियाँ हो, कर्ज माफ़ी हो, रियायत कहे जाने वाले प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण हो जिसे डीबीटी कहते हैं, कि ऐसी नीतियाँ और मुड़ने पर आसे पड़ता है कि भारतीय नीति निर्माताओं गरीबी और असमानता निपटना छोड़ दिया है। दरअसल सार्वजनिक संपत्तियाँ, सामाजिक क्षमता निर्माण जोर देने के बजाय भारत नीति निर्माताओं ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण की रुख करते हुए कल्याणवाद की राह पकड़ी है। समय के साथ उसमें क्या हुआ है? प्रतिकूल आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए। पिछले वित्त वर्ष में हम लोग बात करें, पंजाब कर राजस्व 45.5% था, आंध्र प्रदेश में 30% था और बंगाल में 23% था। तो करना प्रत्यक्ष यहाँ पर बात हो रही है, ऐसी घोषणा है जो कुल उसका राजस्व का 45% क्या हो रहा है, इस प्रकार की योजनाओं में उसको शामिल कर लिया जा रहा है, मुफ्त में दी जा रही है, जिससे कर राजस्व खराब हो रहा है। इस तरीके से बातें हो रही हैं। अब रेवड़िया बनाम लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिए। मैंने अभी जो बारीक रेखा की बात की, वैसा हर योजना घोषणा पत्र के वादे मुफ्त की रेवड़िया की तरह नहीं होती है। जैसे स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा क्षेत्र जैसे बुनियादी क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं का सकारात्मक सामाजिक बेहतरी से जुड़ा होता है, जिसे रेवड़ी संस्कृति के तीर से नहीं देखा जा सकता। रेवड़ी और कल्याणकारी योजनाओं के एक बारीक अंतर होता है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस में बताया था, अभी भी बताया कि अंतर क्या होगा, उससे ध्यान रखिएगा। रेवड़िया चर्चा अक्सर ऐसी राय पर दिखाई देती है जहां उत्पादक कल्याणकारी योजनाएं ठीक या रेवड़ी की तर्कहीन बताते हैं। इसी तरीके से मामले सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो भी यही तरीके से बात बोलता है, रेवड़ियाँ मुफ्त में नहीं बांटी जानी चाहिए, ये सब चर्चा होता है। फ्रीबीज को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ये सब बातें होती है। मूलतः फ्रीबीज उसे कहते हैं जो जनता को बिना किसी विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के दिया जाता है। वहीं दूसरी कल्याणकारी योजनाएं क्या है, एक वृहद परिणाम छिपा होता है। उदाहरण कई राज्यों में माध्यमिक शिक्षा छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, इसके सामाजिक उद्देश्य होते हैं। इसके बिहार में, यूपी में, अन्य राज्यों में इसके उद्देश्य आप देखें किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ी है। तो यह आपको सामाजिक कल्याण योजना है जिसके तहत मुफ्त में दी जा रही साइकिल वितरण योजना, आपको पोशाक योजना, इस प्रकार से और भी योजनाएं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए दिया जाता है। वो क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य के लिए होता है। अब साइकिल देने के माध्यमिक शिक्षा के उसके दाखिले में वृद्धि हुई, लिंग अंतर कम करने में मदद मिली है। प्राथमिक शिक्षा बाद अक्सर लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, उनके लिए कई कारणों से एक माध्यमिक हाई स्कूल अनेक घरों से दूर होना, सार्वजनिक परिवहन कमी भी थी। तो इस सब सारे कारकों को दूर करने का प्रयास किया गया। अब मौद्रिक प्रोत्साहन विपरीत, साइकिल न केवल प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के रूप में काम किया बल्कि ग्रामीण लड़कियों को गतिशीलता भी बढ़ाया। वैसे कई राजनीतिक दलों छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया जो मूलतः रेवड़ी की श्रेणी में आएगी। अब क्यों रेवड़ी की श्रेणी में आएगी? क्योंकि छात्रों को साइकिल देना कल्याणकारी योजनाओं का अधीन होगा, लेकिन यहाँ होगा कर लीजिए, लेकिन उन्हें स्कूटी देना रेवड़ी है क्योंकि स्कूटी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। अब इसी चीज़ को समझिए, यह स्कूटी या इस प्रकार से क्या होता है, विरासत वाले कॉन्सेप्ट में चला जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि विरासत जो धारणा है क्या है, जो आय से अधिक खर्च करवाता है क्या, और वो क्या होता है कि विरासत की श्रेणी में आएगा। लग्जरियस चीज़ें आप अगर रेवड़ी में दे रहे हैं तो क्या होगा, वो रेवड़ी कहलाएगा। इस चीज़ को समझिए। इसी तरह मुफ्त में रियायती राशन देते लोगों को लंबे समय से भूख और भूखमरी से लड़ने में मदद करता है। हकीकत में सब्सिडी वाले राशन घर में अर्थव्यवस्था अच्छा प्रभाव डालता है। खदानों पर बचे धन का उपयोग लोग बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए करते हैं। यह खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। संदर्भ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है, जिससे तहत अभी हाल ही में आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने इसका
एग्जाम्पल सेट विश्व में किया था। केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा किया, फिर भी इस योजना लाभार्थी को 80 करोड़ है, तो ऐसे में लाभार्थी की सूची संशोधित करने की आवश्यकता है। तो यह कहीं ना कहीं फिर भी न बन जाए, यह भी एक धारणा बनी रहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बोला गया, क्या बोला गया कि चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ से अधिक खर्च किया जाएगा। अगले 5 वर्ष में इस योजना के तहत कम से कम 10 लाख करोड़ रुपये खर्च हो। ऐसे में इस तरह की योजना केवल जरूरतमंद लाभार्थियों को ही शामिल किया जाएगा, जिससे यह धारणा फिर भी में न तब्दील हो जाए। यह सब कहीं ना कहीं मूलभूत चीज़ें होंगी। अब राजकोषीय चिंताएं क्या है? रेवड़ी संस्कृति क्या करती है कि सरकारी खर्च में वृद्धि करती है। सीधा सा अर्थ है, जितना हम रेवड़ी देंगे, जितना हम क्या देंगे, मुफ्त की चीज़ें देंगी, सीधा सीधा उसका बोझ सरकारी खर्च पर आएगा। सरकारी खर्च होगा तो किस पर आएगा? लोगों पर आएगा, आम लोगों जो टैक्स पेयर हैं उन पर आएगा। इसके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों होगा। अप्रत्यक्ष कर भी बढ़ेगा, अप्रत्यक्ष कर भी इंक्रीज होगा और प्रत्यक्ष कर भी इंक्रीज होगा। तो यह क्या होगा? दोनों तरीके से आम जनता इसमें पिसेगी, लाभ किसी और को दिया जा रहा है। वर्तमान में देश में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा और बढ़ते सार्वजनिक कर चिंता नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कह चुका है, टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल बांटी जा रही फ्रीबीज अर्थात मुफ्त की जो रेवड़ियाँ है सरकार को दिवालियेपन की ओर धकेल सकता है। आंकड़े बता चुके, आरबीआई के आंकड़े को हवाला देते हुए भी बातें की। आरबीआई ने अपने आंकड़े में बोला है कि राज्य सरकार को सब्सिडी कुल खर्च निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 में सब्सिडी कुल खर्च 11.2% हुआ करती थी, 21-22 में 12.9% खर्च किया गया। तो 1 पॉइंट के आसपास जो वृद्धि 1.7% जो वृद्धि हुई है। बिजली सब्सिडी आंकड़े और भी चौंकाने वाले। बिजली मंत्रालय का आंकड़े यह बोल रहा है कि 26 में से 27 राज्यों केंद्र शासित राज्यों उपभोक्ताओं की सब्सिडी प्रदान कर रही। केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में वित्त वर्ष 2021 में 48,248 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी दी गई। विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम बढ़ता घाटा गंभीर चुनौती का है, क्योंकि जैसे ही सब्सिडी दीजिएगा उसका पूर्ति सरकार को करनी होगा। सरकार क्या होते है, लेट लपित पैसे देती है, जिससे कंपनियों को नुकसान होता है, वो सार्वजनिक कंपनी हो या निजी कंपनी हो। दिल्ली सरकार 18-19, 20-21 के भी बिजली सब्सिडी 85% की वृद्धि हुई। तो यह क्या मैंने आप लोगों को बोला था ना, अगर राज्य को आय से अधिक पैसे मिल रहा है, जितना वो टैक्स जितना वो उसकी आय क्षमता उससे अधिक उसे एसेट प्राप्त हो रहे हैं, तो वो अतिरिक्त एसेट को सब्सिडी दे सकता है। पर वो 100 रुपये में ही अगर सब्सिडी फिर भी बांट रहा है, मुफ्त की चीज़ें बांट रहा है, वो सभी के लिए समान है। जो सक्षम है उनके लिए भी ये फ्री है। तो ये कहीं ना कहीं रेवड़ी की संस्कृति में आएगा। मध्य प्रदेश 18-19 में 20-21 के भी बिजली सब्सिडी 47,000 के आसपास आ गया। अब ध्यान रखिएगा, 47,000 करोड़ की बात है। इसी अवधि में राजस्थान में भी यह स्थिति देखने को मिली, जहाँ 40,000 करोड़ की खर्च बढ़े। डिस्कॉम कंपनियां, बिजली कंपनियां क्या उस पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा था। ये सब बातें सामने आई है। कुल मिलाकर बात है कि अब होना क्या चाहिए, सरकार को ये सब क्या करनी चाहिए। तो हम श्रीलंका, वेनेजुएला के फ्रीबीज दुष्प्रभाव को देख सकते हैं, उससे केस स्टडी ले सकते हैं, कैसे वो दोनों देश टूट गया, आय से अधिक लोगों को वो पैसे दे दिया। हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट लाया गया वेनेजुएला में, जिससे आप इतने पैसे मार्केट में स्वतः डाल दें जिससे वो इकोनॉमी को बूस्ट करे। तो इसका लाभांश आपको प्राप्त नहीं हुआ, उसको लाभांश नहीं प्राप्त हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, देश को कर्ज में डुबो दिया। कहीं भारत भी ऐसी स्थिति में ना, चिंता सभी विषय इसके शामिल होते हैं। अधिकांश वित्तीय स्थिति खराब है सभी राज्यों की, जिसके कारण वो जो राजकोषीय अनुशासन भंग हो जाता है। मैंने कल भी आप लोग लास्ट क्लास में भी चर्चा किए थे, वित्तीय अनुशासन बहुत ज़रूरी है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए। अगर हम बात करें 2027 तक कुल 5,050 लाख, ध्यान रखिएगा, तक पहुंचने वाले, जो 5,050 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है। क्या राज्यों की पंजाब अन्य लगातार बोझ जो बढ़ रहा है, ये सब लगातार बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला भी रेवड़ी संस्कृति चपेट में आ गया। ये सब मामले आपको लगातार देखने को मिले। कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा कि रेवड़ी की बात क्या होगी। जब भी मुफ्त की बात होगी, मुफ्त की जब भी बात होगी, उसके लिए आय और क्षमता के बीच के अंतर को समझने की आवश्यकता है। जिन राज्यों के पास अपने कुल आय से अतिरिक्त रुपया आ रहा है, मान लीजिए 10 रुपया आ रहा है, 20 रुपया आ रहा है, 30 रुपया आ रहा है, 40 रुपया, उसी अनुपात में वो मुफ्त की चीज़ें ज़रूर बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको कुल खर्च 100 रुपया है, पर आपके पास आ रहा है कितना, कुल खर्च आ रहा है 120 रुपया, 130 रुपया, 140 रुपया, तो 30 रुपया अतिरिक्त दीजिए। पर क्षमता आपको देखना होगा, क्षमता आपकी क्या है,
क्षमता विशेष किस क्षेत्र में आपको आवश्यक है, इसे समझने। क्या सभी को देने की ज़रूरत है फिर भी मुफ्त की चीज़ें केवल इसलिए कि हमें वोट दे? अगर यह नहीं है तो वैश्विक रूप से हम सतत विकास के कॉन्सेप्ट को कैसे लागू कर पाएंगे? हम अपने आने वाले भविष्य को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे अगर राजकोषीय घाटा हम इतना कर देते हैं अपने स्टेट का या देश का, जिससे आने वाले बच्चे पर कर्ज के साथ वो जन्म लेता है और कर्ज के साथ ही मर जाएगा। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको समझने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर चलिए फिर कल मिलते हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्तिया इसको सपोर्ट कीजिएगा। जो अभी तक पैकेज नहीं खरीदे हैं हिंदी न्यूज़पेपर का वो जल्द से जल्द खरीद लीजिए, नहीं तो उसका रेट बढ़ने वाला है। बहुत दिनों से यह रेट स्टैंड किया हुआ है, 3 महीना से स्टैंड है, तो आप इसे ज़रूर जल्द से जल्द खरीद लीजिएगा, नहीं तो ये रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है ये सबसे कम रेट पर आप लोगों को दिया जा रहा है। जो भी अभी पूरा इंडिया में आप लोगों को जो पैकेज दिया जाता है 1 साल तक आपको 599 में न्यूज एनालिसिस कोई नहीं करा सकता है, जिसके लिए आपको पीटी कंटेंट पीडीएफ भी देता हो, साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी ले रहा हो, जिसका ध्यान रखिएगा। और वीकली टेस्ट में आपको कॉपियाँ चेक होता है, उस पर एनालिसिस कराया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।